हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना टॉपिक लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेम। स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के कुछ सम बताने जा रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन स्टूडेंट ने किया कि सर लिक्विडेशन के टाइम पे जो हम लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो उसका रेम्यूनरेशन इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते टाइम कैसे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन था। तो पहले आपको बता देता हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो कि लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन पे करना है किस पर, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर को जो आप अमाउंट दे रहे हैं, अगर आपने उस पर लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए रेम्यूनरेशन कितना देना है आपने, वैसे 2%, 2% रेम्यूनरेशन देना है। तो आपने सिंपली जितना भी आपके पास सारी पेमेंट करने के बाद, सारी कौन सी रिवाइज करवा देता हूं आपको, सीक्वेंस में पेमेंट करते थे। सबसे पहले लीगल चार्जेस, नंबर 2 लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, नंबर 3 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, नंबर 4 डिबेंचर होल्डर की पेमेंट विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कब तक का देना है, डेट ऑफ पेमेंट तक का या डेट ऑफ लिक्विडेशन तक का, डिपेंड करता था कि आपकी कंपनी सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है। अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो आप डेट ऑफ पेमेंट तक का इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर कंपनी इनसॉल्वेंट है तो डेट ऑफ लिक्विडेशन तक का इंटरेस्ट पे करेंगे। ये सारी बातें हमने पहले की थी। फिर डिबेंचर होल्डर के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की बारी आएगी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की पेमेंट करने के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट के बाद आप पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचता है तो हम देते हैं किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है जी। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उसे किसे, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट पे। तो सबसे लास्ट पेमेंट है, तो जितना भी अमाउंट बचता है सारा का सारा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का, और उस पे ही आपको कमीशन देना है। तो अगर मैं ऐसा करूं, सारा का सारा इक्विटी को पे कर दूं तो कमीशन कहां से दूंगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, जितना अमाउंट अवेलेबल है उसी अमाउंट में से आपने कमीशन काटना है, रेम्यूनरेशन काटना है लिक्विडेटर का, और जो बचेगा वो हम किसको पे करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, जितना भी अमाउंट अवेलेबल है किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, इनटू में रेट ऑफ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन डिवाइड बाय में 100 प्लस में रेट। यहां हमने रेट क्या मानी 2%, तो 2/102 करेंगे। जो अमाउंट आएगा वो हम दे देंगे लिक्विडेटर को एज ए रेम्यूनरेशन, जो बच जाएगा वो हम इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर देंगे। क्लियर जी सर। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अगर क्वेश्चन में ये कहता है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, तब तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर वाली अमाउंट पे रेम्यूनरेशन देंगे। अगर ये कहता है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, माइंड सिर्फ शेयर होल्डर्स बोलता है, तो आपने प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों तरह के शेयर होल्डर को जो पेमेंट करनी है उस पे कमीशन देना है। यानी कि नंबर 6 तक की, किस तक की, नंबर 6 तक की अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तक की पेमेंट कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट का 2/102 करके आप रेम्यूनरेशन देंगे लिक्विडेटर को। क्लियर जी सर। चलिए उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कुछ सम्स की। बच्चों ने कहा कि सर सम भी करवा दीजिए, तो चीज देखिएगा, सम देखिएगा। मैं आपको यहां लेकर के चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और 9th क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये टॉपिक बता दूं, जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास, दैट इज रिमूविंग ऑफ डिस्पैरिटी अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर दे रखे हैं, अलग अलग टाइप का मतलब क्या है, जैसे 9th क्वेश्चन में आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये 9th क्वेश्चन है। जो मैंने बुक रिकमेंड की है ये डीके गोयल की बुक है, जो कि हम यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक से देख लीजिए, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। यहां पर देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर 2500 इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ₹100 इज 75 पेड अप, एंड सेकंड कैटेगरी इज 7500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज 60 पेड अप। ठीक है, दो तरह के शेयर होल्डर दे रखे हैं। तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या है कि दोनों ही ₹100 ईच फेस वैल्यू के हैं, लेकिन जो 2500 शेयर होल्डर्स हैं, 2500 शेयर होल्डर हैं, उन्होंने कितनी पेमेंट की है, उन्होंने अब पेमेंट कर रखी है ₹75 पर शेयर की, जबकि जो 7500 शेयर होल्डर हैं इन्होंने पेमेंट कर रखी है ₹60 पर शेयर की। तो हमें ये करना है कि जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो इन दोनों तरह के शेयर होल्डर को लॉस जो बियर करना पड़ेगा वो इक्वल बियर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे जितना लॉस हो रहा हो उतना ही लॉस इस कैटेगरी को हो रहा हो। ये ना हो कि इसे ज्यादा लॉस हो, इसे कम हो, या इसे ज्यादा इसे कम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की लॉस की अमाउंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से आपने करना है। तो आइए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा नहीं रहा हूं, आप अपनी बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा, वरना पढ़ाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए जी, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको सॉल्यूशन बुक के अंदर ही दिखाऊंगा और बुक के अंदर ही आपको समझा देता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पर अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां बात करने जा रहा हूं कैश अवेलेबिलिटी। कैश कितना अवेलेबल है? 75,000। ठीक है जी, फाइनेंस लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं कैश अवेलेबल, लिख दिया जी, कैश इन हैंड, जी बिल्कुल लिख दिया। उसके बाद आप क्वेश्चन को जैसे जैसे रीड करेंगे, लीजिए रीड करते हैं। लिक्विडेटर को रेमुनेशन 3% ऑन एसेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़कर के जितनी भी एसेट उसने बेची उसका 3% कमीशन देना है, दे देंगे। 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितनी पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंशियल बैंक सिक्योर में आते हैं, लेकिन इसने लिख दिया अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की पेमेंट पे कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा जी। ठीक है, लिक्विडेट जो क्रेडिटर्स है उसमें इंक्लूड है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने के? 37,500 के। एक लोन है कितने रुपए का? 1,25,000 रुपीज का, सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन एरियर ऑफ 2 years, 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड भी एरियर है। ठीक है जी, एसेट्स को इस तरह से रियलाइज किया गया, प्लांट लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज, प्लांट मशीनरी 5 लाख रुपीज, पेटेंट 75,000 rupees and inventory 1,50,000 rupees, trade receivable 2 lakh rupees, expense of liquidation rupees 27,250, prepare the liquidator final statement of account। देखिएगा यहाँ पर एक लोन था 1,25,000 का, जो किसके ऊपर सिक्योर्ड है? लैंड एंड बिल्डिंग पर सिक्योर्ड है। तो जैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग की सेल हुई 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए आते ही 1,25,000 रुपए तो ये लोन वाले ले जाएंगे जी सर, बिल्कुल ले जाएंगे। तो 3 लाख माइनस 1,25,000 हमारे पास क्या आएगा जी? 1,75,000। ये प्लांट मशीनरी सेल हो गई, ये पेटेंट सेल हो गई, ये इन्वेंट्री सेल हो गई, ये ट्रेड रिसीवेबल सेल हो गई, टोटल 11 लाख रुपए आ गए। यहां तक क्लियर है जी? 11,75,000, 11,75,000 रुपीज आ गए। आ जाओ पेमेंट पे। सबसे पहला पॉइंट आता है लीगल चार्जेस, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट आपके पास आता है किस चीज का? लिक्विडेटर के रेमुनेशन का। रेमुनेशन की लाइन आपको मैंने अभी रीड करवाई। 3% रेमुनेशन किसका? 3% रेमुनेशन किसका देना था? ऑल एसेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश, कैश के अलावा जितनी भी एसेट बेची है उसका 3%। देखिएगा जी कितनी एसेट बेची इसने? 11 लाख रुपीस की एसेट्स तो ये सेल हो गई जी। 1,25,000 हमने क्रेडिटर को पेमेंट, लोन की पेमेंट कर दी है, तो यानी कि 12,25,000 की इसने एसेट्स रियलाइज की है। तो 12,25,000 का 3% 36,750 पेमेंट हो गई जी सर। दूसरी पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो की जाएगी उसका 2% रेमुनेशन देना है, वो बाद में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पे आता है लिक्विडेशन की एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में आपने देखा एक्सपेंसेस है 27,250 रुपीज के। फिर बारी आती है डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स कितने के हैं? जब आप क्वेश्चन में जाएंगे तो आप यहां से देख सकते हैं डिबेंचर्स मॉर्गेज डिबेंचर पड़े हैं जी। कितने के हैं? 2,50,000 रुपीज के, 2,50,000 रुपीज के। ओके जी। अब मैं इसके नीचे आपको पढ़ाता हूं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर कितने का था? 12,500 रुपीज का। इसकी भी पेमेंट कर दीजिएगा। ये पेमेंट हो गई जी। इसने बताया था क्रेडिटर में इंक्लूड था क्या? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने रुपए के? 37,500 के। उसकी भी पेमेंट कर दीजिए। कर दी सर। अब आ जाओ टोटल क्रेडिटर्स थे कितने के? टोटल क्रेडिटर्स थे सर हमारे 3,62,500 रुपीज के। इसमें से 1,25,000 का तो लोन था, वो माइनस कर दीजिए। 37,500 के प्रेफरेंशियल थे, वो माइनस कर दीजिए। अनसिक्योर्ड कितने के बच गए? 2 लाख रुपए के। इसी पे हमने 2% कमीशन देना था, 2 लाख का 2%, 4,000 रुपए लिक्विडेटर का रेमुनेशन हो गया, ये पे कर दिया। बोलिए जी कोई प्रॉब्लम है? चले आगे देखिएगा। उसके बाद बारी आती है किसकी? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद बारी आ जाती है आपकी अनसिक्योर की, और अनसिक्योर की पेमेंट हमने कर दी 2 लाख रुपए की। उसके बाद हमारा नंबर आता है किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं? 5,000, 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो 100 ईच, फुली पेड 5 लाख रुपीज के। पेमेंट कर दूं? बिल्कुल जी पेमेंट कर देते हैं 5 लाख रुपीज की। जो 2 सालों का इसका डिविडेंड एरियर था, क्वेश्चन में नहीं कहा है कि उसकी भी प्रेफरेंस है, तो हम उसकी पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 लाख रुपए तक की पेमेंट करने के बाद कितना रुपया अवेलेबल हुआ है? देखिए नीचे वर्किंग नोट बनाते चलिए सब कुछ। 11,75,000 अवेलेबल था, ये सारी पेमेंट हमने कर दी। ये सारी पेमेंट करने के बाद हमारे पास कितना रुपया अवेलेबल है जी?
1,07,000 रुपीज हमारे पास कैश अवेलेबल बचता है, किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। और जबकि हमने क्वेश्चन में देखा था इक्विटी शेयर होल्डर देखिए कितने सारे हैं, 1,87,500 और 4,50,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड की पेमेंट नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में स्पेशली बोल देता तो करनी पड़ती हमें, नहीं कहा तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है कि हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर पाएं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को तो लॉस हो रहा हो और हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दें। तो इसलिए हम उसके डिविडेंड की पेमेंट अपने आप नहीं करेंगे जब तक हमारे पास क्वेश्चन में स्पेशल स्टेटमेंट ना हो या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा कैश ना पड़ा हो, तब तक हम प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड की पेमेंट नहीं करेंगे। चलिए जी, यहां तक का काम तो अपने पिछले क्वेश्चन में भी किया। नया क्या है? नया क्या है देखिए, मैंने आपको कैलकुलेशन समझानी है। हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में देखिए कितना कैश अवेलेबल बचा जी क्रेडिटर की पेमेंट के बाद, इट्स 1,07,000। 1,07,000 आपने देखा दो कैटेगरी थी इक्विटी शेयर की, जी बिल्कुल। दो कैटेगरी में क्या था, 2,500 शेयर्स ऑफ ₹100 इच 75 पेड अप एंड 7,500 शेयर ऑफ ₹60 पेड अप। तो दोनों को लॉस इक्वल करना, तो एक काम करूं, यहां 60 रुपए इसके आए पड़े और यहां इसके 75 रुपए 75 आया पड़ा है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको पहले मैं 15 रुपीज पर शेयर पेमेंट कर दूं, ताकि दोनों 60-60 के हो जाएंगे। जी सर। देखिए आ जाइए क्वेश्चन पे। मैंने क्या किया जी, उस 2,500 शेयर होल्डर को 15 रुपीज पर शेयर की पेमेंट कर दी, 37,500, बैलेंस बच गया 69,500। अब ये बैलेंस हम दोनों शेयर होल्डर्स में 7,500 प्लस 2,500 10,000 शेयर होल्डर में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को 60 पेड अप कर दिया हमने। इसको डिवाइड करेंगे 10,000, ठीक है। तो पर शेयर क्या पेमेंट जा रही है, ₹6.95 पर शेयर पेमेंट हो रही है। तो देखिए फाइनल पेमेंट कैसे बनेगी, जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी थी 2,500 शेयर वाली, उसको मैंने 15 रुपीज पर शेयर तो यहां दिया और ₹6.95 पर शेयर यहां दे रहा हूं। तो टोटल पेमेंट कितनी हो रही है उसकी जी, 21 रुपीज 95 पैसा। ओके, जो सेकंड कैटेगरी है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ₹6.95। तो देखिए फाइनल पेमेंट कितनी बनेगी, 2,500 शेयर्स पे 21 रुपीज 95 पैसा बन रहा था। तो हमने इतनी पेमेंट फर्स्ट शेयर होल्डर को की और सेकंड कैटेगरी में सिर्फ हमने ₹6.95 पेमेंट की। तो चेक कीजिएगा, 54,875 एंड 52,125, 54,875, 52,125। क्लियर हुआ जी सर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमने क्या बात की कि अगर आपके पास अलग अलग कैटेगरी के शेयर होल्डर हैं तो पहले उन्हें इक्वल पेड अप कर लीजिए और फिर जो अमाउंट बचता है वो इक्वली इसमें डिवाइड कर दीजिए, ताकि उनको लॉस इक्वल बियर करवाया जा सके। ऐसा ना हो कि हम एक को लॉस फालतू दे रहे हैं और एक के हिस्से में लॉस कम आ रहा है। नहीं जी, दोनों को इक्वल लॉस मिलना चाहिए। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया जी सर। चलिए हम साथ में क्वेश्चन नंबर 10 पे भी चलते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक भी दिया हुआ है। तो कॉल्स इन एरियर के लिए मैं आपको बता दूं कि कॉल्स इन एरियर आपको पहले पेमेंट करने से पहले कॉल्स इन एरियर की अमाउंट मंगवानी होगी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो हम ये मान लेंगे कॉल्स इन एरियर की अमाउंट हमें मिल गई है। और जहां पे आपने सीक्वेंस ऑफ पेमेंट देखा था, नंबर 1 पे लीगल चार्जेस, 2 पे लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, 3 पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, 4 पे डिबेंचर्स, 5th पे आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, 6th पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, 7th पे आता था प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन यहां पर क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस आ गई तो प्रेफरेंस शेयर से पहले कॉल्स इन एडवांस की पेमेंट करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर और फिर इक्विटी शेयर, ठीक है जी। क्वेश्चन देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, आप अपने आप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ किस लिए मैं ये करवा रहा हूँ, मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको मैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकालने सिखा सकूं। आपने डिटेल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या इंक्लूड होता है पढ़ रखी है, पहले की हुई है। इस क्वेश्चन में किस तरह से निकालेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, कंपनी लिक्विडेट कब हो रही है, 31 मार्च 2018 को। ये आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन पड़ी है। एसेट्स 11,94,800 में सेल हो गई, 11,94,800। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट की डेबिट साइड में लिख लेंगे, टू एसेट्स रियलाइज। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3,000 की है। देखिएगा खास बात आ गई यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई प्रायोरिटी नहीं है कैपिटल की, यानी कि जितना लॉस इक्विटी वालों को होगा उतना प्रेफरेंस वालों को भी होगा। यहाँ पे कैपिटल की भी प्रायोरिटी नहीं है। चलिए जी, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना बनाते हैं। क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी, वेजेस, कैपिटल, कॉल्स इन एडवांस, सब कुछ पड़ा है। तो मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ जी। सैलरी देखिएगा, सैलरी आती थी ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, जी सर आती थी। तो देखिएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर हमने क्या बात की थी कि जिस दिन कंपनी बंद हो रही है उससे पिछले 12 महीने के अंदर
मैक्सिमम 4 मंथ की सैलरी लेते थे। कितनी? मैक्सिमम 4 मंथ की। और 4 मंथ की सैलरी का टोटल 20,000 रुपए तक का ही किस में आता था? प्रेफरेंशियल में आता था। बाकी को हम किस में लेके जाएंगे? अनसिक्योर्ड में। दोबारा समझिए, एक कंपनी बंद हो रही है, उसके पिछले साल उसका ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, यानी कि आज कंपनी बंद हो रही है, तो आज क्या तारीख है? आज तारीख हो गई जी सर 19 अप्रैल। 19 अप्रैल से 19 अप्रैल 2020 को कंपनी बंद हो रही है, तो पिछली 19 अप्रैल 2019 से लेकर के 19 अप्रैल 2020 इस एक साल के दौरान जो 4 महीने, कोई भी 4 महीने हो सकते हैं, किसी भी 4 महीने की सैलरी को हम किस में रखेंगे? प्रेफरेंशियल में रखेंगे। और उस 4 महीने का अमाउंट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 20,000 रुपए। यानी कि अगर मान लो सैलरी बनती है 50,000 रुपए, तो 20,000 20,000 तो हम रखेंगे प्रेफरेंशियल में, 30,000 रुपए 30,000 रखेंगे हम किसमें? अनसिक्योर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है सैलरी 3 क्लर्क्स की, 3 क्लर्क है, मैंने ये एक क्लर्क की बात की या एक इंप्लॉय की बात की, 3 की तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 महीने की 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पेंडिंग है। 8,000 रुपए पर मंथ, 4 महीने के कितने हो गए? 32,000। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक क्लर्क की 20,000 रुपए प्रेफरेंशियल में आ सकती है, ले लीजिए। 32 में से 20,000 प्रेफरेंशियल में आ गई, कितना बच गया? 12,000। ये अनसिक्योर्ड में चली गई। ये तो एक क्लर्क की बात की। यहां कितने क्लर्क की इसने नाम लिया जी? 3 क्लर्क का, तो मल्टीप्लाई बाय 3, ये 60 हो गया, ये 36 हो गया। क्लियर हो गया जी सर। वेजेस 2 वर्कर्स की 3 मंथ्स की 4,000 पर मंथ पर वर्कर, 4,000 पर मंथ, 3 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग है, कितनी होगी? 12,000 जी। मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? 20,000, तो ये 20 के अंडर ही आ रहा है, तो ये सारा का सारा प्रेफरेंशियल हो गया। और कितने वर्कर हैं? 2, 12 इंटू 2 24,000, ये भी प्रेफरेंशियल हो गए। यानी टोटल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने हो गए? 84,000 के। और यहाँ पे अनसिक्योर्ड की हम बात कर रहे थे, तो 36,000 की तो सैलरी अनसिक्योर्ड होगी। इसके अलावा ट्रेड क्रेडिटर और ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर और ओवरड्राफ्ट ये भी अनसिक्योर्ड है, तो ये बन गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बोलिए जी, इस पॉइंट में कोई दिक्कत है? नहीं जी। चलूं आगे? जी सर चलिएगा। कैश अवेलेबल कितना था हमारे पास? 11,94,800, जितने में हमने क्या किया था? अपनी एसेट्स को सेल किया था। यहां मैं आपको पढ़ाता हूं जी, कॉल्स इन एरियर पढ़ा है, तो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, फिर भी हम मानेंगे कॉल्स इन एरियर का पैसा आ गया है, टू कॉल्स इन एरियर रिकवर। टोटल कैश कितना आ गया जी? 12,14,800 आ गया जी। पहली पेमेंट किसकी होती है? लीगल चार्जेस नहीं है। सेकंड नंबर पेमेंट किसकी होती है? लिक्विडेटर रेम्युनरेशन नहीं है। थर्ड पेमेंट किसकी होती है? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने के? 3,000 की होगी पेमेंट जी सर। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि डिवेंचर होल्डर है नहीं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने के निकाले हमने? 84,000 के। कर दूं पेमेंट? जी कर दी। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के निकाले जी? 2,02,800 के। कर दूं पेमेंट? जी 2,02,800 की पेमेंट कर दी। उसके बाद बारी आती थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, लेकिन मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस है तो पहले कॉल्स इन एडवांस की पेमेंट करेंगे। तो देखिएगा कॉल्स इन एडवांस पड़ी है प्रेफरेंस शेयर्स की और इक्विटी शेयर्स की, दोनों की पेमेंट कर दूं 85,000 की। यहां तक क्लियर हुआ जी। अब मैं साथ साथ ना ये क्वेश्चन करते हुए वर्किंग नोट बनाता हूं, जैसे आपने पहले भी बनाए होंगे। कैश अवेलेबल था, ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कॉल्स इन एडवांस की पेमेंट करने के बाद कैश अवेलेबल बच गया 8,40,000। ओके है जी। अब प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन में लिख दिया था प्रेफरेंस शेयर को कोई राइट नहीं है पेमेंट को पहले लेने का, तो हम देखेंगे, देखिएगा 1 लाख ही प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का ये है, 10 रुपए का ये है, लेकिन इसने कितनी पेमेंट कर रखी है? 7 रुपीज। इसने कितनी कर रखी है? 5 रुपीज। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करो, इसको 2 रुपीज पर शेयर पेमेंट कर दूं ताकि दोनों 5 रुपीज पेड अप हो जाए। देखिएगा, तो मैंने क्या किया, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर को 2 रुपीज पर शेयर की पेमेंट कर दी, 2 लाख रुपीज की। तो उसके बाद मेरे पास कितना अमाउंट बचा? 6,40,000। अब दोनों ही शेयर्स 5 रुपीज पेड अप हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, 2 लाख शेयर है, जितना अमाउंट भी है इन दोनों शेयर के अंदर बांट दूंगा। मेरे पास कितना अमाउंट बचा? 640 को 2 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 3 रुपीज 20 पैसा पर शेयर हमारे पास पेमेंट आ गई पर शेयर की, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। तो फाइनल पेमेंट देखें, प्रेफरेंस शेयर को 2 रुपीज पर शेयर तो यहां दिया और 3 रुपीज 20 पैसा पर शेयर हमने यहां पे दिया, यानी कि टोटल हमने 5 रुपीज 20 पैसा पर शेयर दिया जी। और इक्विटी को हमने सिर्फ क्या दिया जी? 3 रुपीज 20 पैसे पर शेयर। आ रहा है समझ में जी? क्या पेमेंट की हमने प्रेफरेंस शेयर्स को? प्रेफरेंस शेयर को हमने 3 रुपीज 20 पैसा यहां पर दिया और 2 रुपीज पर शेयर यहां दिया, तो टोटल 5 रुपीज 20 पैसा हमने ये दिया प्रेफरेंस शेयर को। और इक्विटी को सिर्फ क्या दिया? 3 रुपीज 20 पैसा, यानी कि 3 रुपए 20 पैसे पर शेयर दिया। तो प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के थे, 1 लाख शेयर 5 रुपए 20 पैसे, 5,20,000, 5,20,000 पे करना है। इक्विटी शेयर भी 1 लाख थे, 1 लाख पे 3 रुपीज 20 पैसा, यानी 3,20,000 इनको पे करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन के अंदर 5,20,000 प्रेफरेंस को मिल रहे हैं और 3,20,000 इक्विटी को मिल रहे हैं। इस
इस तरह से हमने पेमेंट करनी है। ठीक है, चेक भी कीजिए। चलिए, हमने लॉस चेक नहीं किया अभी तक किसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम लॉस चेक करते हैं कि हमने लॉस कहा था इक्वल आना चाहिए इनके हिस्से में। देखो, यहाँ प्रेफरेंस शेयर ने कितने रुपए पे कर रखे हैं? 7 रुपीज। हमने प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कितनी की? 5 रुपीज 20 पैसा। 7 रुपीज उसने हमें पे किया था, 5 रुपीज 20 पैसे की हमने उनको पेमेंट कर दी, तो हमें उसकी कितने का लॉस हुआ? 7 रुपीज पर शेयर उसने पे किया था, 5 रुपीज 20 पैसा हमने उसको वापस कर दिया, तो उसे लॉस हो गया जी 1 रुपए 80 पैसे का। किसको? प्रेफरेंस शेयर्स को। इक्विटी की बात करें, इक्विटी की पेमेंट कितनी हुई थी? 5 रुपीज की। इक्विटी ने हमें पेमेंट करकी थी 5 रुपीज, हमने वापस कितने दिए जी? 3 रुपीज 20 पैसे। इसे भी लॉस कितने का हो रहा है? 1 रुपीज 80 पैसे। दोनों का लॉस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये खास बात है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे एंड बाय, थैंक यू।